Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome all of you to my YouTube channel Fortune Education. Today's topic is sentence completion for entry tests and competitive exams. I am Umair Ahmad Khan and we are just going to begin with our topic. In this lecture, we will be talking about what is sentence completion, types of sentence completion questions. We will also be looking at some examples, then practice questions, and then the end. Alright, sentence explanation. What is sentence? To understand sentence, you need to keep GGCS in mind. अगर आप सेंटेंस को समझना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ये जान लें GGCS क्या चीज़ है. GGCS को आप जहन में रखेंगे. That is very first G is for group of words, second is grammatically arranged, और तीसरा पॉइंट है जी it conveys complete thought. It does not depend on any other part of the sentence to complete its meaning, right? पहला G जो है वो इसलिए है कि group of words, दूसरा G it is for grammatically arranged, और तीसरा जो sentence है, जो तीसरा पॉइंट है इसका, वो है जी conveys complete thought. It does not depend on any other part of the sentence to complete its meaning. और जो लास्ट पॉइंट है S that is for structure, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक जो है सेंटेंस का टोटल इसके पॉइंट्स हैं, ये इसका टोटल स्ट्रक्चर है. हम देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है. प्रेडिकेट इज अ मीनिंगफुल वर्ड. व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज अ मीनिंगफुल वर्ड. इसमें आप कह सकते हैं ईट, ड्रिंक, स्लीप, सिट, स्टैंड, वर्क, राइट, मूव. ये सारे के सारे लफ्ज़ ये मीनिंगफुल हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं प्रेडिकेट. ये एक पॉइंट हुआ. प्रेडिकेट ये लफ्ज़ नहीं हो सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, डू, डन, विल, कैन, कुड, शेल, ये सारे लफ्ज़ जो है ये प्रेडिकेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब ये अकेले होते हैं तो इनका कोई मकसद या कोई मतलब नहीं होता है. तो मीनिंगफुल वर्ब को हमेशा या मीनिंगफुल वर्ड को हमेशा कहा जाता है ये प्रेडिकेट है. दूसरा पॉइंट है प्रेडिकेट कैन बी सिंगल वर्ब और इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. प्रेडिकेट सिंगल भी हो सकता है और ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब का और साथ में मेन वर्ब का. तो ये याद रखना है कि जी प्रेडिकेट कभी अकेला लफ्ज़ भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी हो सकता है. प्रेडिकेट के जो मैंने पहले बात की कि जी प्रेडिकेट कैन बी सिंगल, जिसमें देखें कि जी आपने कहा कि जी हेल्प, शाउट, बट, सेल. ऑलराइट, ये बट नहीं है, सॉरी, विद मिस्टेकनली दिस इज बाय, सेल, रिसीव, टेक, एटसेट्रा. पहले की एग्जांपल अगर हम बात करें, ये जो पहले मैंने हेल्प लिखा है, मैंने कहा कि जी ही हेल्प्स अली. ही इसमें आपके पास सब्जेक्ट है, हेल्प्स आपके पास वर्ब है और अली आपके पास जो है ये ऑब्जेक्ट है. ऑलराइट, शाउट, ही शाउटेड और अली शाउटेड फॉर हेल्प. अली इज आपके पास सब्जेक्ट है, शाउटेड मेन वर्ब है और फॉर प्रपोजिशन है, हेल्प आपके पास फिर ऑब्जेक्ट है. ऑल राइट, बाय, ही बाइज, ही बॉट अ न्यू कार और दे बॉट अ न्यू कार. दे बॉट अ न्यू कार, दे आपके पास सब्जेक्ट, बॉट आपके पास वर्ब और फिर कार जो है आपके पास, एक कार जो है ये आपके पास वो है ऑब्जेक्ट है. ऑल राइट, दे सोल्ड देयर प्रॉपर्टी. दे सोल्ड देयर प्रॉपर्टी, दे आपके पास सब्जेक्ट, सोल्ड आपके पास वर्ब और प्रॉपर्टी आपके पास ऑब्जेक्ट. ही रिसीव्ड ए फोन कॉल. ही रिसीव्ड ए फोन कॉल, ही आपके पास सब्जेक्ट, रिसीव्ड मेन वर्ब और फिर ए फोन कॉल आपके पास ऑब्जेक्ट. राइट, इस तरीके से आप जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये एग्जांपल मैंने आपको दी हैं, सिंगल जो वर्ड्स मैंने सामने लिखे हैं ये इस प्रेडिकेट की एग्जांपल दी है मैंने. अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल है जी प्रेडिकेट. अब ये मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब हो सकता है, मतलब हेल्पिंग और प्लस मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन हो सकता है. जैसे मैंने यहाँ लिखा हैज़ हेल्प्ड,
had helped, will help, shall help, is helped, I am helped हो सकता है, did help हो सकता है, will shout हो सकता है, shall receive हो सकता है। जैसे आपने कहा कि जी he has helped the poor little boy, he has helped the poor little boy, all right। आप ये भी कह सकते हैं कि जी he had helped them, और आप ये भी कह सकते हैं he will help some poors, right। अब इस तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं कि सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, उसके बाद वर्ब का होना ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तब आपका सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है? सेंटेंस कंप्लीशन इज़ अ कॉमन टेस्ट आइटम इन most competitive examinations as well as in entry test exams, right। ये सेंटेंस कंप्लीशन जो है ये एंट्री टेस्ट एग्जाम्स में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और यस, अ सेंटेंस कंप्लीशन इट कंटेन्स वन और टू ब्लैंक्स यूजुअली टू बी फिल्ड इन यूजिंग द चॉइसेस। आपके पास एक ब्लैंक भी हो सकती है और जो है दो ब्लैंक्स भी हो सकती है। एंट्री टेस्ट में अमूमन एक ब्लैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये आपका वन ब्लैंक भी हो सकता है और डबल ब्लैंक भी हो सकता है। दीज क्वेश्चंस टेस्ट योर वोकैबुलरी एंड द नॉलेज ऑफ द फाइनर डिस्टिंक्शंस अमंग वर्ड्स। ये आपका व्हाई दे these tests are used to be conducted, they are used to be conducted to check your language skills as well as your language understanding, right। it is also used to check students aspirants language and understanding skills। बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इन क्वेश्चंस को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। इनको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये पहली एग्जांपल है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। It had been dash upon all Muslims to obey the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam in their lives. Right. All right. It had been promising, binding, permanent, or unbreakable. Remember one thing: all these options given in this question are right, but the problem with this is you need to select the only answer that was given there in the text. So that's why you need to choose an option which was there in the book। All right, it had been what? It had been binding। ये जो किताब में जवाब था, that was binding, the word that was used there in the book was yes binding। तो आपने जो है binding को ही ठीक करना है। ये कैसे हो सकता है कि जी आप जो वही टेक्स्ट सेलेक्ट करें? ये ऐसे हो सकता है कि आप जब टेक्स्ट से गो थ्रू होंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा लफ्ज़ जो है किताब में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा और कोई ऑप्शन कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चंस को हल करने का नहीं है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट हिज लाइफ इन अ डिग्निफाइड एंड डैश वे। ऑलराइट, यहाँ पे सिंपल, एक्सीलेंट, सबलाइम, ऑसम। अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर वाइज देखें, मीनिंग वाइज देखें तो चारों क्वेश्चंस ठीक हैं, ऑप्शंस दिए गए ठीक हैं, लेकिन हमें आप वही जवाब सेलेक्ट करना है जो किताब में इस्तेमाल हुआ है। तो किताब में वर्ड इस्तेमाल हुआ है सबलाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड दैट शी वाज अफ्रेड दैट जॉनसी वुड इंडीड डैश। अब ये चैप्टर, ये जो पहले दो क्वेश्चन थे वो सेकंड ईयर की न्यू सिलेबस की जो किताब है वहाँ से लिए गए थे, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो अगला क्वेश्चन है ये सेकंड ईयर की ही किताब द लास्ट लीव से लिए गए हैं। जैसा कि अब क्वेश्चन सबसे पहला है जी, डाई डाउन। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शूट डाउन, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। Why? Because the writer has used the word sail down, so that's why this is right। And last option we have is embark. Embark means to enter, so that is logically not correct, so therefore we are not selecting the option D, rather we selected C option because that was very much according to the text, so that's why we just selected option C। It was dashed to fall into some deep ravine and that to be the end of this materials department's chief।
This is also a question taken from second year's book, the previous one, the old, according to the old syllabus, and this question is taken from the chapter that is called Lingquan Gaj, written by Te Ching Peng. ये उसने ते चिंग पिंग ने लिखा था और ये उसकी किताब से ही लिया गया। पुरानी किताब जो है, आई वॉज यस रिस्पॉन्सिबल, नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये नहीं हो सकता है। टेंडिंग, टेंडिंग भी नहीं हो सकता है। ऑल राइट, एंड लायबल, लायबल हो सकता है। लायबल का मतलब क्या है जी? लाइकली टू फॉल, आई वॉज लाइकली टू फॉल into deep some ravine जी, ये जो है liable वर्ड इस्तेमाल किया राइटर ने। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। ऑलराइट, इट इज फूलिश टू डैश वाइल्ड विजन, ये सेकेंड ईयर की किताब डिटर्मिनेशन जो लेसन है वहाँ से लिया है, जो कि द स्टोरी इज अबाउट जॉन राइबलिंग एंड वाशिंगटन रॉयबलिंग, जो दोनों बाप बेटा थे। जॉन राइबलिंग जो है ये एक जर्मन इंजीनियर था और इसका बेटा वाशिंगटन रॉयबलिंग, जिन्होंने ब्रुकलिन ब्रिज को बनाया जो कि न्यूयॉर्क को मैनहट्टन से कनेक्ट करता है। तो ये उस चैप्टर में है, उसमें ये कहा गया था जनाब, क्रेजी मैन एंड देयर क्रेजी ड्रीम्स। और आपको उम्मीद करता हूँ कि इन लाइन से आपको कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो एक दफ़ा फिर भी पढ़ेंगे तो आपको ये आसान है, जहन में बैठ जाएगा। इट इज़ फूलिश टू hunt wild visions or run after wild visions, pursue wild vision और chase after wild vision। टेक्स्ट के मुताबिक डी ऑप्शन, सॉरी ये डी नहीं, ए ऑप्शन ठीक है। ये मिस्टेकनली डी लिखा गया, ए ऑप्शन ठीक है। इट इज़ फूलिश टू चेज वाइल्ड विजन, ए वाला ऑप्शन ठीक है। ये मिस्टेकनली मुझसे डी लिखा गया, ए वाला जवाब ठीक है। अब बाकी अगर आप देखें, बाकी सारे ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन ये गलत क्यों हैं? क्योंकि टेक्स्ट में इस तरह से इस्तेमाल नहीं हुए। आई डैश ही लुक्ड सस्पिशियस, ये ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स जो कि अभी भी पंजाब टेक्निकल बुक्स के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, ये वहाँ से लिया गया है। आई डैश, आई थॉट, आई फेल्ट, आई फैंसीड और आई गेस्ड ही लुक्ड सस्पिशियस। अब इसमें राइटर ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो फैंसीड है। बाकी भी ठीक है, पढ़ने से ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन वो वर्ड इस्तेमाल नहीं किए हैं राइटर ने, इस वजह से वो ठीक नहीं है। Ali was a historical dash explaining his trip only at the age of 10। Hag, spectacle, pompous और prodigy। Prodigy कहते हैं कि जी somebody who is expert at something। Spectacle goggles को बोलते हैं जी। Hack is to cut or grind and pompous is bashful, somebody who is bashful, somebody who is yes prideful, or you can also say that conceited। तो prodigy जो है इसका सही जवाब है। His dash disposition drives him to read more books। Bashful कहते हैं somebody who's brag, brag का मतलब ये है कि somebody who's showing off or ostentatious, कोई बहुत दिखावा करता है या कोई बहुत शेखी भी करता है, उसको आप कहते हैं bashful। Eccentric is आप कह लें जनाब के जी eccentric is just associated with something that is not likely कि जी आप कहें कि जी stick to, yes stick to that, or stingy is also the right answer for this। and curious is somebody who is really passionate about something, और jubilant is happy, right। तो bashful, eccentric, jubilant इसका सही जवाब नहीं हो सकता, बल्कि curious इसका सही जवाब है। assuming the urgency they made a dash decision। अब यहाँ पे अगर आप देखें, क्विकली एक एडवर्ब है, टर्मिनेट एक जो है ये भी वर्ब है, और जो क्विकली है एडवर्ब है, टर्मिनेट एक वर्ब है, हेस्टी आपके पास एडजेक्टिव है, और कैलकुलेशन आपके पास एक नाउन है। हमारे पास डिसीजन ऑलरेडी एक नाउन है, तो इसके साथ नाउन दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि देखें नाउन की आइडेंटिफिकेशन याद रखें, जिस भी वर्ड के आखिर में TION आ जाए, MENT आ जाए, NESS आ जाए, और इसके अलावा जो है इस तरह TY आ जाए, जैसा कि लफ्ज़ों में आता है सोसाइटी, एबिलिटी, कैप्टिविटी, इस तरह के लफ्ज़ जो हैं आ जाएं तो वो नाउन कहलाते हैं। तो ये जब वर्ड आए तो आपने याद रखना है कि ये नाउन है, तो ये नाउन के साथ नाउन नहीं आ सकता, बल्कि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आएगा,
तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड है हेस्टी, हेस्टी का मतलब है वेरी क्विक। हिज एरोगेंस, ये की वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। हिज एरोगेंस हैज अर्न हिम अ डैश रेपुटेशन। देखें एरोगेंस एक जो है ना नेगेटिव वर्ड है, अब इस नेगेटिव के वर्ड के साथ पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, सुपर्ब, डिलाइटफुल, तो ये ऑलरेडी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कल्पेबल, कल्पेबल और अनप्लेजेंट, कल्पेबल भी नहीं आ सकता और जो है अनप्लेजेंट जो है ये जवाब सही है, तो इस वजह से हम अनप्लेजेंट रेपुटेशन सही जवाब लगाएंगे। ऑलराइट, कॉनोटेशन बेस्ड या सेंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? द होल ऑडियंस डैश एट हिज स्टूपिड क्वेश्चन। स्नीयर्ड, स्नीयर्ड कहते हैं बैशफुल स्माइल को, जो कि बड़ी प्राउडफुल या जो है ना आप कह लें कि आयरॉनिकल स्माइल होती है उसको। डूअस कहते हैं डिफिकल्ट को, चैलेंजिंग को, इजी इजी बोलते हैं इजीली को, और जीड बोलते हैं कि जी हंसना, किसी की बात या किसी के कॉम्प्लीमेंट पे हंसना, तो वो ठीक होता है। तो इसको हम कहते हैं द होल ऑडियंस jeered at his stupid क्वेश्चन। jeered का मतलब क्या है कि जी मुस्कुराना, हंसना, लेकिन किसी की बात या कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी जवाब जनाब इसका जीएड जो जवाब है वो ठीक है, ये मिस्टेकनली मेरे से सी लिखा गया है। ये मिस्टेकनली इसलिए कि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो ये स्लाइड्स में जो है पहले से मैंने सेट करके रखी होती हैं, तो ये जब उसमें मैं इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ तो अक्सर औकात इस तरह होता है कि वो पुराने वाले एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं उसके ऑप्शंस चल रहे होते हैं, तो इस वजह से ये जो है मैं फिर वो कभी कभी याद नहीं रहता मुझे चेंज करना, तो ये इस वजह से ये मिस्टेक है। तो ये मेरी इस गलती को, इस मेरी जो मिस्टेक है इसको, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि इसको भी बेहतर करूँ या इसको जहन में रखूँ। तो सही जवाब इसका बी है, जीएड। ऑल राइट, दो द कॉन्सेप्ट वाज कॉम्प्लेक्स आई गॉट इट डन डैश। यस, एब्रप्टली नहीं, एब्रप्टली नहीं हो सकता। सडनली, इजीली, एब्रप्टली का मतलब है सडनली नहीं। अम्यूजिंगली नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद जो है यूरी गाग्रोइन, नील आर्मस्ट्रांग, एलेक्जेई लियोनोव, ये बाकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये इनका ताल्लुक इससे है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। ये बाकी किसी क्वेश्चन से ताल्लुक रखते हैं, तो पहले तीन ऑप्शन इसके रेलिवेंट हैं, सूटेबल हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जी देखें क्वेश्चन हमारा क्या है जनाब, तो पहला जो इसका जवाब है सेकंड वाला बी वाला वो सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि जी ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा और इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I welcome all of you to my YouTube channel Fortune Education. Well, today's topic is sentence completion for entry tests and competitive exams. I am Umair Ahmed Khan and we are just going to begin with a topic. In this lecture, we will be talking about what is sentence completion, types of sentence completion questions. We will also be looking at some examples, then practice questions, and then the end. Alright, sentence explanation. What is sentence? To understand sentence, you need to keep GGCS in mind. अगर आप सेंटेंस को समझना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ये जान लें GGCS क्या चीज़ है। GGCS को आप जहन में रखेंगे, दैट इज़ वेरी फर्स्ट G इज़ फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेकंड इज़ ग्रामेटिकली अरेंज्ड, और तीसरा पॉइंट है जी इट कन्वेज कंप्लीट थॉट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। राइट, पहला जी जो है वो इसलिए है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा जी इट इज़ फॉर ग्रामेटिकली अरेंज्ड, और तीसरा जो सेंटेंस है, जो तीसरा पॉइंट है इसका, वो है जी कन्वेज कंप्लीट थॉट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। और जो लास्ट पॉइंट है एस, दैट इज फॉर स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक जो है सेंटेंस का टोटल इसके पॉइंट्स हैं, ये इसका टोटल स्ट्रक्चर है। हम देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज अ मीनिंगफुल वर्ड। व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज अ मीनिंगफुल वर्ड। इसमें आप कह सकते हैं ईट,
ड्रिंक, स्लीप, सिट, स्टैंड, वर्क, राइट, मूव, ये सारे के सारे लफ्ज़ ये मीनिंगफुल हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं प्रेडिकेट। ये एक पॉइंट हुआ। प्रेडिकेट ये लफ्ज़ नहीं हो सकते हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, डू, डन, विल, कैन, कुड, शेल, ये सारे लफ्ज़ जो है ये प्रेडिकेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब ये अकेले होते हैं तो इनका कोई मकसद या कोई मतलब नहीं होता है। तो मीनिंगफुल वर्ब को हमेशा या मीनिंगफुल वर्ड को हमेशा कहा जाता है ये प्रेडिकेट है। दूसरा पॉइंट है प्रेडिकेट कैन बी सिंगल वर्ब और इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। प्रेडिकेट सिंगल भी हो सकता है और ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब का और साथ में मेन वर्ब का। तो ये याद रखना है कि जी प्रेडिकेट कभी अकेला लफ्ज़ भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी हो सकता है। प्रेडिकेट के जो पहला मैंने पहले बात की कि जी प्रेडिकेट कैन बी सिंगल, जिसमें देखें कि जी आपने कहा कि जी हेल्प, शाउट, बट, सेल, ऑलराइट, ये बट नहीं है, सॉरी, विद मिस्टेकनली दिस इज बाय, सेल, रिसीव, टेक, एटसेट्रा। पहले की एग्जांपल अगर हम बात करें, ये जो पहले मैंने हेल्प लिखा है, मैंने कहा कि जी ही हेल्प्स अली। ही इसमें आपके पास सब्जेक्ट है, हेल्प्स आपके पास वर्ब है और अली आपके पास जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, शाउट, ही शाउटेड, ही शाउटेड और अली शाउटेड फॉर हेल्प। अली इज आपके पास सब्जेक्ट है, शाउटेड मेन वर्ब है और फॉर प्रपोजिशन है, हेल्प आपके पास फिर ऑब्जेक्ट है। ऑल राइट, बाय, ही बाइज, ही बॉट अ न्यू कार और दे बॉट अ न्यू कार, दे बॉट अ न्यू कार, दे आपके पास सब्जेक्ट, बॉट आपके पास वर्ब और फिर कार जो है आपके पास, एक कार जो है ये आपके पास वो है ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, दे सोल्ड देयर प्रॉपर्टी, दे सोल्ड देयर प्रॉपर्टी, दे आपके पास सब्जेक्ट, सोल्ड आपके पास वर्ब और प्रॉपर्टी आपके पास ऑब्जेक्ट। ही रिसीव्ड ए फोन कॉल, ही रिसीव्ड ए फोन कॉल, ही आपके पास सब्जेक्ट, रिसीव्ड मेन वर्ब और फिर ए फोन कॉल आपके पास ऑब्जेक्ट। राइट, इस तरीके से आप जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको दी हैं, सिंगल जो वर्ड्स मैंने सामने लिखे हैं ये इन इस प्रेडिकेट की एग्जांपल दी है मैंने। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल है जी प्रेडिकेट। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब हो सकता है, मतलब हेल्पिंग और प्लस मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हैज हेल्प्ड, had helped, will help, shall help, is helped, आई एम हेल्प्ड हो सकता है, डिड हेल्प हो सकता है, विल शाउट हो सकता है, शेल रिसीव हो सकता है। जैसे आपने कहा कि जी ही हैज़ हेल्प्ड द पुअर लिटिल बॉय, ही हैज़ हेल्प्ड द पुअर लिटिल बॉय। ऑलराइट, आप ये भी कह सकते हैं कि जी ही हैड हेल्प्ड देम और आप ये भी कह सकते हैं ही विल हेल्प सम पुअर्स। राइट, अब इस तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं कि सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, उसके बाद वर्ब का होना ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तब आपका सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है? सेंटेंस कंप्लीशन इज़ अ कॉमन टेस्ट आइटम इन most competitive examinations as well as in entry test exams, right? ये सेंटेंस कंप्लीशन जो है ये एंट्री टेस्ट एग्जाम्स में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और यस, अ सेंटेंस कंप्लीशन इट कंटेन्स वन और टू ब्लैंक्स यूजुअली टू बी फिल्ड इन यूजिंग द चॉइसेस। आपके पास एक ब्लैंक भी हो सकती है और जो है दो ब्लैंक्स भी हो सकती हैं। एंट्री टेस्ट में अमूमन एक ब्लैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये आपका वन ब्लैंक भी हो सकता है और डबल ब्लैंक भी हो सकता है। दीज क्वेश्चंस टेस्ट योर वोकैबुलरी एंड द नॉलेज ऑफ द फाइनर डिस्टिंक्शंस अमंग वर्ड्स। ये आपका व्हाई दे these tests are used to be conducted, they are used to be conducted to check your language skills as well as your language understanding, right? It is also used to check students aspirants language and understanding skills। बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इन क्वेश्चंस को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट?
इनको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये पहली एग्जांपल है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। इट हैड बीन डैश upon all Muslims to obey the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam in their lives. Right. All right. It had been promising, binding, permanent, or unbreakable. Remember one thing: all these options given in this question are right, but the problem with this is you need to select the only answer that was given there in the text. So that's why you need to choose an option. Choose an option which was there in the book. All right. It had been binding. ये जो किताब में जवाब था that was binding. The word that was used there in the book was yes binding. तो आपने जो है binding को ही ठीक करना है। ये कैसे हो सकता है कि जी आप जो वही टेक्स्ट सेलेक्ट करें? ये ऐसे हो सकता है कि आप जब टेक्स्ट से गो थ्रू होंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा लफ्ज़ जो है किताब में इस्तेमाल हुआ था, इसके अलावा और कोई ऑप्शन कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस को हल करने का नहीं है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट हिज लाइफ इन अ डिग्निफाइड एंड डैश वे। ऑलराइट, यहाँ पे सिंपल, एक्सीलेंट, सबलाइम, ऑसम। अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर वाइज देखें, मीनिंग वाइज देखें तो चारों क्वेश्चंस ठीक हैं, ऑप्शंस दिए गए ठीक हैं, लेकिन हमें आप वही जवाब सेलेक्ट करना है जो किताब में इस्तेमाल हुआ है। तो किताब में वर्ड इस्तेमाल हुआ है सबलाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेड दैट शी वाज अफ्रेड दैट जॉनसी वुड इंडीड डैश। अब ये चैप्टर, ये जो पहले दो क्वेश्चन थे वो सेकंड ईयर की न्यू सिलेबस की जो किताब है वहाँ से लिए गए थे, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो अगला क्वेश्चन है ये सेकंड ईयर की ही किताब द लास्ट लीव से लिए गए हैं। जैसा कि अब क्वेश्चन सबसे पहला है जी डाई डाउन, नहीं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शूट डाउन, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। Why? Because the writer has used the word sail down, so that's why this is right. And last option we have is embark. Embark means to enter, so that is logically not correct. So therefore we are not selecting the option D. Rather we selected C option because that was very much according to the text. So that's why we just selected option C. It was dashed to fall into some deep ravine, and that to be the end of this materials department's chief. This is also a question taken from second year's book, the previous one, the old according to the old syllabus, and this question is taken from the chapter that is called Link One Gaj, written by Te Ching Peng. ये उसने ते चिंग पेंग ने लिखा था और ये उसकी किताब से ही लिया गया। पुरानी किताब जो है आई वॉज यस रिस्पॉन्सिबल, नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये नहीं हो सकता है। टेंडिंग भी नहीं हो सकता है। ऑल राइट, एंड लायबल हो सकता है। लायबल का मतलब क्या है जी? लाइकली टू फॉल। आई वॉज लाइकली टू फॉल into deep some ravine जी, ये जो है लायबल वर्ड इस्तेमाल किया राइटर ने। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। ऑलराइट, इट इज फूलिश टू डैश वाइल्ड विजन, ये सेकेंड ईयर की किताब डिटर्मिनेशन जो लेसन है वहाँ से लिया है, जो कि द स्टोरी इज अबाउट जॉन राइबलिंग एंड वाशिंगटन रॉयबलिंग, जो दोनों बाप बेटा थे। जॉन राइबलिंग जो है ये एक जर्मन इंजीनियर था और इसका बेटा वाशिंगटन रॉयबलिंग, जिन्होंने ब्रुकलिन ब्रिज को बनाया जो कि न्यूयॉर्क को मैनहट्टन से कनेक्ट करता है। तो ये उस चैप्टर में है, उसमें ये कहा गया था जनाब क्रेजी मैन एंड देयर क्रेजी ड्रीम्स। और आपको उम्मीद करता हूँ कि इन लाइन से आपको कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा फिर भी पढ़ेंगे तो आपको ये आसान है, जहन में बैठ जाएगा। इट इज़ फूलिश टू hunt wild visions or run after wild visions, pursue wild vision और chase after wild vision। टेक्स्ट के मुताबिक डी ऑप्शन, सॉरी ये डी नहीं, ए ऑप्शन ठीक है। ये मिस्टेकनली डी लिखा गया, ए ऑप्शन ठीक है। इट इज़ फूलिश टू चेज वाइल्ड विजन, ए वाला ऑप्शन ठीक है। ये मिस्टेकनली मुझसे डी लिखा गया, ए वाला जवाब ठीक है। अब बाकी अगर आप देखें बाकी सारे ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन ये गलत क्यों हैं? क्योंकि टेक्स्ट में इस तरह से इस्तेमाल नहीं हुए। आई डैश
ही लुक्ड सस्पिशियस। ये ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स जो कि अभी भी पंजाब टेक्निकल बुक्स के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, ये वहाँ से लिया गया है। आई डैश, आई थॉट, आई फेल्ट, आई फैंसीड और आई गेस्ड ही लुक्ड सस्पिशियस। अब इसमें राइटर ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो फैंसीड है। बाकी भी ठीक है, पढ़ने से ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन वो वर्ड इस्तेमाल नहीं किए हैं राइटर ने, इस वजह से वो ठीक नहीं है। Ali was a historical dash, explaining his trip only at the age of 10. Hag, spectacle, pompous और prodigy। prodigy कहते हैं कि जी somebody who is expert at something। spectacle goggles को बोलते हैं जी। hack is to cut or grind and pompous is bashful, somebody who is bashful, somebody who is yes prideful, or you can also say that conceited। तो prodigy जो है इसका सही जवाब है। His dash disposition drives him to read more books। Bashful कहते हैं somebody who's brag। brag का मतलब ये है कि somebody who's showing off or ostentatious। कोई बहुत दिखावा करता है या कोई बहुत शेखी भी करता है, उसको आप कहते हैं bashful। eccentric is आप कह लें जनाब के जी eccentric is just associated with something that is not likely कि जी आप कहें कि जी stick to, yes, stick to that, or stingy is also the right answer for this। and curious is somebody who is really passionate about something, और jubilant is happy। right, तो bashful, eccentric, jubilant इसका सही जवाब नहीं हो सकता, बल्कि curious इसका सही जवाब है। assuming the urgency they made a dash decision। अब यहाँ पे अगर आप देखें, क्विकली एक एडवर्ब है, टर्मिनेट एक जो है ये भी वर्ब है, और जो क्विकली है एडवर्ब है, टर्मिनेट एक वर्ब है, हेस्टी आपके पास एडजेक्टिव है, और कैलकुलेशन आपके पास एक नाउन है। हमारे पास डिसीजन ऑलरेडी एक नाउन है, तो इसके साथ नाउन दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि देखें नाउन की आइडेंटिफिकेशन याद रखें, जिस भी वर्ड के आखिर में TION आ जाए, MENT आ जाए, NESS आ जाए, और इसके अलावा जो है इस तरह TY आ जाए, जैसा कि लफ्ज़ों में आता है सोसाइटी, एबिलिटी, कैप्टिविटी, इस तरह के लफ्ज़ जो हैं आ जाएं तो वो नाउन कहलाते हैं। तो ये जब वर्ड आए तो आपने याद रखना है कि ये नाउन है, तो ये नाउन के साथ नाउन नहीं आ सकता, बल्कि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड है हेस्टी। हेस्टी का मतलब है वेरी क्विक। His arrogance ये की वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। His arrogance has earned him a dash reputation। देखें arrogance एक जो है ना नेगेटिव वर्ड है, अब इस नेगेटिव के वर्ड के साथ पॉजिटिव तो आ नहीं सकता। सुपर्ब, डिलाइटफुल, तो ये ऑलरेडी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कल्पेबल, कल्पेबर और अनप्लेजेंट, कल्पेबल भी नहीं आ सकता, और जो है अनप्लेजेंट जो है ये जवाब सही है, तो इस वजह से हम अनप्लेजेंट रेपुटेशन सही जवाब लगाएंगे। ऑलराइट, कॉनोटेशन बेस्ड या सेंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? द होल ऑडियंस डैश एट हिज स्टूपिड क्वेश्चन। स्नीयर्ड, स्नीयर्ड कहते हैं बैशफुल स्माइल को, जो कि बड़ी प्राउडफुल या जो है ना आप कह लें कि आयरॉनिकल स्माइल होती है उसको। डूअस कहते हैं डिफिकल्ट को, चैलेंजिंग को, इजी इजी बोलते हैं इजीली को, और जीड बोलते हैं कि जी हंसना, किसी की बात या किसी के कॉम्प्लीमेंट पे हंसना, तो वो ठीक होता है। तो इसको हम कहते हैं द होल ऑडियंस jeered at his stupid क्वेश्चन। jeered का मतलब क्या है कि जी मुस्कुराना, हंसना, लेकिन किसी की बात या कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी जवाब जनाब इसका जीएड जो जवाब है वो ठीक है। ये मिस्टेकनली मेरे से सी लिखा गया है। ये मिस्टेकनली इसलिए कि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो ये स्लाइड्स में जो है पहले से मैंने सेट करके रखी होती हैं, तो ये जब उसमें मैं इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ तो अक्सर औकात इस तरह होता है कि वो पुराने वाले एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं उसके ऑप्शंस चल रहे होते हैं, तो इस वजह से ये जो है मैं फिर वो कभी कभी याद नहीं रहता मुझे चेंज करना, तो ये इस वजह से ये मिस्टेक है। तो ये मेरी इस गलती को, इस मेरी जो मिस्टेक है इसको, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि इसको भी बेहतर करूँ या इसको जहन में रखूँ। तो सही जवाब इसका बी है, जीएड। ऑलराइट, though the concept was complex I got it done dash। yes,
अब्रप्टली नहीं, अब्रप्टली नहीं हो सकता। सडनली, इजीली, अब्रप्टली का मतलब सडनली नहीं। अम्यूजिंगली नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद जो है यूरी गाग्रोइन, नील आर्मस्ट्रांग, एलेक्जेई लियोनोव, ये बाकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये इनका ताल्लुक इससे है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ये बाकी किसी क्वेश्चन से ताल्लुक रखते हैं। तो पहले तीन ऑप्शन इसके रेलिवेंट हैं, सूटेबल हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जी देखें क्वेश्चन हमारा क्या है जनाब, तो पहला जो इसका जवाब है सेकंड वाला, बी वाला, वो सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि जी ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा और इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।